Hello dear student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education, B.Ed at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हम अभी गणित शिक्षण की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने निगमन विधि का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत निगमन विधि का अर्थ, परिभाषा, कार्यविधि, उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम निगमन विधि के गुण दोष का अध्ययन करेंगे। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डिडक्टिव मेथड फॉर सेमेस्टर 2, पेपर 7A, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणित शिक्षण में निगमन विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। Using this method, the tasks of mathematics become very simple and convenient. क्यों ज़्यादा सरल और सुविधाजनक? क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूले के थ्रू हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत इजी वे में जल्दी हो जाता है हमारा कार्य, इसलिए इसे एक सरल विधि कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। द मेमोरी पावर ऑफ चिल्ड्रन इज डेवलप्ड बाय डिडक्टिव मेथड। क्यों होता है? क्योंकि इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो बालकों को बहुत सारे सूत्र याद रखने पड़ते हैं। जिन सूत्रों का प्रयोग उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना होता है, उन सभी फॉर्मूला को उनको याद रखना होता है, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति इस विधि द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। द स्पीड ऑफ नॉलेज इज एक्सीलरेटेड बाय दिस मेथड। क्यों इसकी ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है? क्योंकि बालक जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, समस्या हल करते समय सीधे ही सूत्र का प्रयोग करते हैं और सूत्र के द्वारा ही जो भी उसकी समस्या है उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए जो भी उनका नॉलेज उनको गेन करना रहता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। बाय दिस मेथड मोर नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड इन लेस टाइम। वही है कि कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करके जो भी गणित की समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, उनका सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, इसलिए इसमें कम समय लगता है और कम समय में हम अधिक चीज़ें कर पाते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। बाय यूजिंग दिस मेथड बोथ द टीचर एंड द लर्नर हैव टू वर्क लेस। क्यों कम काम करना पड़ता है? क्योंकि इसमें कम समय में बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, समय कम रहता है तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है ये मेथड निगमन विधि। इसमें नियम से, फॉर्मूले से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों ही टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी दोनों को कम काम करना पड़ता है, मतलब कम परिश्रम लगाना पड़ता है और समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। ये बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें बड़ी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वो अधिक फार्मूला याद रख सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, उनका मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस समय उन फार्मूला का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं या उनको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। जबकि छोटे बच्चे उस चीज़ को उतनी जल्दी याद नहीं रख सकते, या डायरेक्ट उनको हम सूत्र नहीं दे सकते हैं कि आप इस सूत्र का प्रयोग करिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उनको, छोटे बच्चों को हमको बताना पड़ता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। जबकि उच्च कक्षाओं में हम इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा उनको फार्मूला दिया जा सकता है बच्चों को और उनको उससे सॉल्व करने के लिए बताया जा सकता है कि इस फार्मूले से किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। प्लस उनका करिकुलम बहुत ज़्यादा होता है, उनका सिलेबस अधिक होता है, तो इस विधि का प्रयोग करते हुए हम बड़ी कक्षाओं के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए ये उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा नियम, सिद्धांतों और सूत्रों की जांच आसानी से कर सकते हैं। बाय दिस मेथड रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूलाज कैन बी ईजली चेक्ड। तो जो भी हमारे पास फार्मूला है उसके हम आसानी से जांच कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। जैसे आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है,
तो उस सूत्र की आप जांच अलग अलग त्रिभुजों के द्वारा कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो इस तरह से जांच की जा सकती है। तो ये विधि हमको बताती है नियम, सूत्रों, सिद्धांतों की जांच करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य शीघ्रता और आसानी से कर सकते हैं। वही है कि कम समय लगता है, कम परिश्रम लगता है, इसलिए जो भी अभ्यास काम है बच्चों का, एक्सरसाइज वर्क दिया जाता है मैथ्स का, तो बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इस विधि के प्रयोग से बच्चे जो होते हैं अपना जो कार्य है, उनका एक्सरसाइज वर्क है, प्रैक्टिस वर्क है, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं और ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से गणित के सभी प्रकरणों का अध्ययन कराया जा सकता है। ऑल द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसे जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं, जिससे चाहे वो अलजेब्रा का हो, ज्योमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, कोई भी पार्ट होगा तो वो हम इस विधि के प्रयोग के द्वारा अध्ययन कराया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है या समझाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए यह उपयुक्त विधि है। दिस मेथड सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एक कक्षा में बहुत तरह के विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग स्तर के, मानसिक स्तर के या जल्दी सीखने वाले, कम जल्दी सीखने वाले। तो इस तरह से बहुत सारे स्तर के बच्चे एक ही कक्षा में होते हैं, लेकिन यह निगमन विधि सभी बच्चों के लिए उपयुक्त है, मतलब सभी बच्चों को इस विधि का बराबर लाभ मिलता है। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। दिस मेथड इज़ शॉर्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल। यह विधि छोटी है ज़रूर है, जिसके द्वारा जल्दी से हमको हल भी मिल जाता है, लेकिन साथ साथ इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये विधि छोटी होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। यहाँ पे ये होता है हमारे निगमन विधि के गुण या विशेषताएं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, सीमाएं या कमियां कह लेंगे। तो वो देखते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से दोष हैं या कमियां, सीमाएं हैं इनकी। तो निगमन विधि के दोष, डीमेरिट ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स से फर्स्ट पॉइंट है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। दिस मेथड इज कॉन्ट्रेरी टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। मनोविज्ञान क्या कहता है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, लेकिन यह विधि जो है वो स्मृति केंद्रित है, मतलब मेमोरी सेंटर है, बच्चों को याद रखना होगा और टीचर बताते जाएगा, स्टूडेंट सिर्फ याद रख के फॉर्मूला सॉल्व करेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने पर अधिक बल देती है। दिस मेथड गिव मोर एम्फेसिस ऑन रूट देन एक्सप्लोरेशन। मतलब ये खोज करने, अपने से खुद कार्य करने के लिए नहीं स्वतंत्र छोड़ती बच्चों को, वो उसकी अपेक्षा रटने पर अधिक बल देती है। मतलब आप फार्मूला रटिए और फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो इस विधि में खोज की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बच्चे इसमें खोज नहीं कर पाते हैं या अपनी तरफ से कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी होता है। द नॉलेज गेन बाय दिस मेथड इज़ अनक्लियर एंड टेम्पररी। क्यों अस्पष्ट और अस्थायी होता है? क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं कार्य नहीं करते हैं, जो भी टीचर बता देता है कि इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ये स्टेप के द्वारा आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, बस बच्चे उसे याद करना होता है, उनको समझना होता है। लेकिन जो जिस चीज़ को बच्चे खुद करते हैं, ये खुद जिसका हल निकालते हैं, तो वो ज्ञान उनके लिए ज़्यादा स्पष्ट होता है और ज़्यादा समय तक स्थायी रहता है। इसके विपरीत यहाँ पे इस विधि के प्रयोग के द्वारा क्या किया जाता है कि शिक्षक का रोल मेन रहता है, वो मेन बताते जाते हैं कि आपको इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये स्टेप इसमें फॉलो करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो इस तरह से उनका कुछ कार्य नहीं हुआ, स्टूडेंट ने कुछ एक्टिविटी नहीं की, इसलिए जो इसके द्वारा अर्जित ज्ञान रहता है, जो भी चीज़ वो सीखते हैं वो अस्थायी रहता है, मतलब ज़्यादा समय तक उनके मस्तिष्क में नहीं रहता है, जब तक कि वो उस चीज़ों को याद ना कर लें अधिक समय के लिए। तो ये एक दोष है कि इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो अस्पष्ट भी रहता है प्लस अस्थायी भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं हो रहता कि अमुक कार्य इस प्रकार ही क्यों कर रहे हैं। इन दिस मैथड चिल्ड्रन वर्क मैकेनिकली
बिकॉज दे डू नॉट नो वाई दे आर डूइंग सच अ थिंग ओनली। मतलब एक मशीन की तरह बालक इसमें कार्य करते थे। जो जो टीचर ने बताया स्टेप कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो बस वो उसी स्टेप को करते जाते हैं। उनको नहीं पता हो रहता कि ये वाला कार्य, ये वाला स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या इसके अलावा हम कुछ और स्टेप करें तो क्या हमको हल मिलेगा। मतलब उनके तरफ से कोई कार्य नहीं होता, वो यंत्रवत कार्य करते जाते हैं। जो जो उनको बताया जाता है, जो जो स्टेप उनको बताए जाते हैं, बस उनको याद रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो हल करते हैं। तो ये एक बड़ा दोष है इस विधि का। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में तर्क, चिंतन एवं अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। मतलब यही है कि इन दिस मेथड देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पावर लाइक लॉजिक, थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में बालक को अपनी तर्क शक्ति का, चिंतन शक्ति का उपयोग करने का उतना अवसर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक जो प्रोसेस उनको बता दिया जाता है, स्टेप बताया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही उनको कार्य करना पड़ता है। तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ, अन्वेषण की जो शक्तियाँ हैं, रिसर्च करने की जो पावर है, तर्क शक्ति है, तर्क उनको करना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें का काम करने का उनको अवसर नहीं मिलता इस विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दिस मेथड इज़ नॉट यूज़फुल फॉर लोअर क्लासेस। तो ये वही हमने बताया था कि हायर क्लासेस के लिए उपयोगी और लोअर क्लासेस के लिए उपयोगी क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक शक्तियों का उतना विकास नहीं हुआ रहता है। और छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सूत्र, नियम सबको समझना उनके लिए थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है, इस विधि के प्रयोग से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया अरुचिकर तथा नीरस बनी रहती है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग यूजिंग दिस मेथड रिमेन अनइंटरेस्टिंग एंड मोनोटोनस। मतलब जो हम टीचिंग करते हैं पूरी तरह से यहाँ पे शिक्षक केंद्रित हो जाती है। टीचर एक्टिव रहता है लेकिन स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता है, बस वो मूक दर्शक की तरह सुनते रहता है और उसको फॉलो करते जाता है स्टेप को। इसलिए ये एक तरह से प्रक्रिया जो हो जाती है थोड़ी अरुचिकर हो जाती है बच्चों के लिए, और नीरस भी बनी रहती है क्योंकि कोई बच्चा उस बच्चों की तरफ से कोई एक्टिविटी इसमें नहीं हो पाती है। तो इस तरह से कुछ दोष हुए हैं निगमन विधि के। हमने आगमन विधि का भी अध्ययन किया था और आज निगमन विधि का भी देखा है। तो दोनों विधियों में अपने अपने कुछ गुण दोष हैं, लेकिन इन दोनों विधियों को जब हम साथ में प्रयोग करते हैं तो दोनों की जो काफ़ी कमियां हैं वो दूर हो सकती है। मतलब स्टूडेंट के लिए गणित का शिक्षण न केवल अधिक तर्क संगत होगा, मतलब ज़्यादा रीज़नेबल होगा, रुचिकर भी होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा उनको। तो ये दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक है, ये हमने बताया है। इसलिए गणित शिक्षण में हमें आगमन विधि से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उनको फॉर्मूला किस तरह से निकालना है वो सब बताना चाहिए। उसके बाद निगमन विधि द्वारा जो भी उनका अभ्यास कार्य है वो कराना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस उनको शुद्ध परिणाम भी मिलेंगे और जो गणित विषय है उनमें उनकी पकड़ भी बढ़ेगी। इस तरह से आगमन विधि से गणित को समझना है और निगमन विधि से उसका प्रयोग करना है। तो ये जब दोनों विधियों का संयोजन करते हैं, हम जब दोनों विधियों को मिलाते हैं तभी गणित में एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक टीचर होने के नाते आप लोगों को दोनों विधियों का प्रयोग करना, साथ में प्रयोग करना है। तो आपकी विधि अब हो जाएगी आगमन निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि का प्रयोग गणित शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि जो गणित के लिए है वो आगमन निगमन विधि होती है। तो दोनों का इसमें हम साथ में प्रयोग करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगमन विधि और निगमन विधि में डिफरेंस क्या है और दोनों में संबंध क्या है। थैंक यू।